गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था पार्ट 4 एंड पार्ट 4 में हमने कुछ टर्म्स देखी थी। जैसे फर्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हमने ये देखा कि करंट के पाथ पर जो भी आपका क्या होता है बैन लगाया जाता है, उसी बैन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इसकी हमने यूनिट देखी थी कि यूनिट क्या होती है एंड डायमेंशन क्या है। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक देखा था इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज ली थी। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 5 हमारा स्टार्ट होगा। इसमें भी हम कुछ टर्म्स पर फोकस करेंगे। यहाँ पर पहले आपके टर्म है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता। तो बस दो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है तो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है तो ये क्या किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है द रेसिप्रोकल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इसको रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मेन बात है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो देखेंगे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा इक्वल में 1/रो। ठीक है, तो अब रो की डायमेंशन एंड यूनिट हम लास्ट लेक्चर पे निकाल चुके थे। अगर हम देखें तो रो की, देखो यहाँ पर अगर मैं रो की यूनिट की बात करूँ तो रो की यूनिट क्या है, हमारे पास ओम मीटर है। ठीक, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इसे ओम मीटर को यहाँ पर रख के इसकी यूनिट निकालूँ तो सिग्मा इक्वल में 1/, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो आपको ही पता है ये आपके डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमेटर में जाएगा तो इसको ही हम क्या बोल देंगे, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो है। तो रो की डायमेंशन अगर हम देखें तो वही सेम रो की डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर पे निकाल रखी है। क्या होती है रो की डायमेंशन, इसी पे देखेंगे हम। देखिए रो की डायमेंशन हमने निकाली है ml³ t-3a-2। तो यहाँ से इसको हम यहाँ रखेंगे ml³ t-3a-2। तो जब ये आपका डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में जाएगा तो यही यूनिट क्या हो जाएगी, m-1 l-3 t+3 हो जाएगा और ab+2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला होगा, फिर इसके बाद इसकी यूनिट ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड डायमेंशन ml-1 l-3 t-t+3 और a2, क्योंकि ये जो माइनस है वो प्लस। फिर मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा डायमेंशन को हम एक साइन के अंदर बॉक्स में फिल करते हैं जिसे हम कंसल्टेशन साइन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है बस आप इतना ही फॉलो करते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें डेफिनेशन बतानी होती है, उसके फॉर्मूले को बताना होता है, उसकी यूनिट और उसका डायमेंशन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या है देखेंगे यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स सिग्मा एंड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मीन्स जे। तो आपने जे और सिग्मा के बीच में क्या करना है, रिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे तो वी नो दैट, देखिए यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्मा, ये अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1/रो। फिर हमने रो का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है आपके पास, रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रेशियो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं आपके पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी
कहाँ पर 1 के अपॉन में अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे E/J, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, ये 1 की थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहीं पे मैं प्रूफ कर देती हूँ। सिग्मा इक्वल्स टू 1/E की वैल्यू क्या, रो की वैल्यू क्या थी, E/J। ठीक है, तो यहाँ से 3 स्टेप से J अप में जाएगा तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, J/E। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या आ जाएगा, J इक्वल में सिग्मा E। तो यहाँ से हमें पता चला कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ओम्स सर्किट, ओमीय परिपथ। यहाँ पर हमने 3 टर्म्स को देखना है। ओमीय सर्किट क्या होते हैं, अनोमीय सर्किट क्या होते हैं, और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ओम्स सर्किट क्या होते हैं या ओमिक सर्किट क्या होते हैं, ऐसे सर्किट्स जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं। अब ओम का लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, V/I इक्वल्स टू R। जो इस लॉ को फॉलो करेंगे, जो सर्किट इस लॉ को फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट कहते हैं, ओम सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर डेफिनेशन, कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड द ओमिक सर्किट। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक सर्किट कहते हैं। इट मीन्स ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमीय परिपथ कहते हैं। अब इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो लाइट है और एक क्या है हमारे पास, टॉर्च बल्ब। तो लाइट और टॉर्च बल्ब इसके क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला हम देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड वाला होता है आपके पास नॉन ओमिक सर्किट, अनओमीय परिपथ क्या होते हैं। तो नॉन ओमिक सर्किट क्या होंगे, कंडक्टर्स दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, इट इज़ कॉल्ड द नॉन ओमिक। जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब V/I का जो रेशियो होगा वो इज़ नॉट इक्वल्स टू होगा R के। तो ऐसे सर्किट जो होते हैं उनको हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो है डायोड। तो इतना ही हमने डेफिनेशन देखनी है। ओमीय सर्किट जो ओम के लॉ को ओबे करे यानी कि फॉलो करे, और अनोमीय आपके क्या होते हैं, जो आपके ओम के लॉ को फॉलो ना करे। अब इसके लिए हम ग्राफ भी बना के आते हैं। देखिए ओमीय सर्किट का जो ग्राफ होता है I और V के टॉर्च बल्ब के लिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बैंड होता है। ठीक है, देन नॉन ओमिक सर्किट का जो ग्राफ होता है डायोड के लिए, तो वो कुछ एस शेप में होता है I और V के बीच में ग्राफ। तो ये ग्राफ भी आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। तो डेफिनेशन प्लस आपने एग्जाम्पल देना है एग्जाम में, और प्लस आपने ये ग्राफ बना के आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस। देखो डायनामिक का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज होना, बदलाव होना, कि किस तरीके से बदल रही हैं चीज़ें। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जब हम अनओमीय सर्किट ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा सर्किट ले रहे हैं, नॉन ओमिक जो सर्किट है, इसमें हम देख रहे हैं कि डायग्राम कुछ टाइप में बैंड हो रहा है। डायग्राम क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन ओमिक सर्किट में डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ग्राफ थोड़ा सा बैंड हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल और करंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चेंजेस जो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ये किस में देखा जाता है, आपके पास नॉन ओमिक सर्किट जो होते हैं। नॉन ओमिक सर्किट में अगर हम पोटेंशियल में स्मॉलेस्ट आपका चेंजेस कर दें और करंट में स्मॉलेस्ट चेंजेस कर दें, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी across a part of a non-ohmic circuit causes a change in the electric current del I is called the dynamic resistance। मतलब आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने थोड़ा सा चेंजेस करना है पोटेंशियल डिफरेंस में, और थोड़ा ही चेंजेस किस में करना है, करंट में। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या है देखेंगे हम, अनओमीय परिपथ में विभवांतर में अल्प परिवर्तन तथा धारा में अल्प परिवर्तन डेल आई के अनुपात को ही हम उसका क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है,
ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है आपसे, A light bulb has a resistance of 240 ohm. How much current will flow through it when its normal operating voltage is 120 volt? आपके पास क्या है, एक लाइट बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 240 ओम है, ठीक है। हाउ मच करंट, कितना करंट फ्लो होगा, कब, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग के लिए हमने कितनी वोल्टेज दे रखी है, 120 वोल्टेज। तो वही सेम हम पैटर्न यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। क्या करते हैं हम हमेशा पैटर्न यूज़, कि सबसे पहले हम गिवन वैल्यू का चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओम जो होता है ये किसका आपके पास यूनिट है, रेजिस्टेंस की। इट मीन्स आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन करा दी, आर की वैल्यू है 240 ओम, ठीक। इसके बाद वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है, तो वी की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, 120 वोल्ट। आपको फाइनली निकालना क्या है, हाउ मच करंट, कितना करंट। तो आपने आई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें जब हम वैल्यू को लिखते हैं ना बेटा, न्यूमेरिकल्स में जब वैल्यू को लिखा जाता है तो वहाँ पर गिवन वैल्यू से ही अगर हम राइट करते हैं ना तो हमारा वहीं पे कंफ्यूजिंग क्लियर हो जाता है कि फॉर्मूला लगना क्या है। तो हम ये देख रहे हैं आर हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, आई निकालना है। तो कौन सा लॉ हम अप्लाई कर देते हैं, V इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास आई आर, ठीक है। हमें I को फाइंड करना है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, V ओवर R। V की वैल्यू है हमारे पास 120, देन R की वैल्यू है हमारे पास 240। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा 24, देन 1/2 एंड 1/2 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार डिवाइड होगा, आपके पास 0.5। तो करंट की जो वैल्यू होगी, प्रॉपर वैल्यू, वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर होगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी टर्म्स समझ में आई होंगी। तो इस चैप्टर को बहुत केयरफुली का तरीके से आपने करना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो टर्म आती हैं वो क्या आती हैं, आपके पास डेफिनेशंस आती है। तो आपने इसी फॉर्म में ग्राफ भी बनाने हैं, साथ साथ में आपने क्या करने हैं, उनकी लैंग्वेज एंड डेफिनेशन को भी लिख के आना है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम इससे आगे की कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस में किस तरीके से आपका क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे मेटल, सेमीकंडक्टर, एलॉयज, सब में अलग अलग चीज़ों में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर फॉर्म कर रहा है रेजिस्टेंस पे, ओके।